Bismillahirrahmanirrahim. In the earlier part of this chapter, we have discussed that how can we calculate the GDP. In terms of the calculation of the gross domestic product, we have to avoid the multiple counting. We have to take the values of only the final goods and the services, and we have to take the values of only the values addition. We have to avoid the multiple counting. We are not going to take the values of the intermediate goods and the services. Moreover, in terms of the calculations of the GDP, we have to exclude the non-production transactions. So what do you mean by the non-production transactions? Transactions represents the inflow or the transactions means the लेन देन और हर तरह का लेन देन जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, we have to exclude it from that of the GDP. As GDP is designed to measure what is being produced and created over a current time period, existing assets or the property that sold or transferred including used items are not counted. बिकॉज ऑफ द फैक्ट अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं जो प्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर ऑफ द 2018, आज आपने अगर वो मोबाइल फोन खरीदा है तो वो मोबाइल फोन आज के जीडीपी में जो कि 2020 का जीडीपी है उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जिस साल ये मोबाइल फोन प्रोड्यूस हुआ था ये उस साल के जीडीपी में इंक्लूड हो चुका है. सेम इज द केस इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ कार व्हिच इज बीइंग मेक ऑफ द अबाउट 2017. सो it was whenever it was produced within the time period of the 2017, it was included in the GDP of that year. So अगर आप उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करते हैं, उसकी ट्यूनिंग करते हैं, उसका इंजन का कोई काम कराते हैं या उसकी पोशिश वगैरह का कोई काम करवाते हैं, so that represents the value addition and that value addition is going to add up into the level into the GDP. वैल्यू एडिशन की जो रकम है वो GDP में ऐड होगी. गाड़ी की कीमत चूंकि गाड़ी जिस साल प्रोड्यूस हुई थी उस साल के जीडीपी में ऐड हो चुकी है एंड इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग एसेट्स और द प्रॉपर्टी जो कि सोल्ड है या ट्रांसफर्ड है. जिस साल के एसेट्स हैं और जिस साल की वो प्रॉपर्टी है वो उसी साल के जीडीपी में ऐड हो चुकी है. अगर आप वो बेचेंगे तो वो वैल्यू अब जीडीपी में ऐड नहीं होगी. हाँ, अगर आप उसके अंदर मजीद वैल्यू एडिशन करते हैं देन दैट पार्ट इज गोइंग टू ऐड इनटू द वैल्यू ऑफ द जीडीपी. So the non-production transactions कौन से होते हैं? They include the purely financial transactions and the second-hand sales. Financial transactions, the only concern with that of the finance means that of the sales and the purchase of the bonds or sales and the purchase of your stocks. So the purely financial transaction includes the public transfer payments and the private transfer payments. So purely जो financial transactions होते हैं उसको हम दो domains में divide करते हैं. One is the public transfer payments and the other one are the private transfer payments. Public transfer payments कौन से होते हैं? Social security और the cash welfare benefits. Same is the case जैसे आजकल government लोगों को एहसास प्रोग्राम के थ्रू दे रही है. That is the public transfer payments because they are purely the non प्रोडक्शन ट्रांजैक्शंस. ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस प्रोडक्शन के लिए नहीं दी जा रही, लोगों को फायदा देने के लिए, लोगों की सूरत को बेहतर करने के लिए दी जा रही हैं. सो दे आर टर्म्ड एज द सोशल सिक्योरिटी, द कैश वेलफेयर बेनिफिट. सेम इज द केस ऑफ द बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दैट इज द पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट. सो ये सारी की सारी पेमेंट्स आपके जीडीपी में ऐड नहीं होती हैं. सो द प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक द स्टूडेंट अलाउंस, जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, पेरेंट्स गिव स्टूडेंट्स द कैश बेनिफिट. सेम इज द केस आपके वालिदैन आपको कुछ गिफ्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैश. सो दैट इज द प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स. ये तो जो दोनों तरह की पेमेंट्स हैं या दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न विद लेवल ऑफ द प्रोडक्शन. सो दे आर द प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और दे आर द नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शंस. सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ द जीडीपी. The third thing is the stock and the bond market transactions. The sale and the stock and the bonds represent the transfer of the existing assets. For example, आप HPL का अगर एक खरीदते हैं, एक स्टॉक खरीदते हैं, आप स्टॉक मार्केट में उसके लिए कुछ शेयर खरीदते हैं, तो जिस साल वो HPL ने वो वाले अपने शेयर्स मार्केट में सेल किए थे वो उसी साल के जीडीपी में ऐड हो चुके हैं. अब एक एग्जिस्टिंग एसेट है जिसको आपने अपने नाम पे लिया है, सो उसकी परचेज के ऊपर उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू ऐड टू द वैल्यू ऑफ द जीडीपी. हाउएवर द ब्रोकर्स फी, आपका जो ब्रोकर है वो चूंकि आज आपके लिए काम कर रहा है वो उसकी फी जरूर आपकी ऐड होगी इन द फॉर्म ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड. So purely financial transactions इसके अंदर होते हैं public transfer payments, private transfer payments और also the sale and the purchase of the stock and bonds. And the other things which are not included in the GDP, they are the second-hand sales. Now second-hand sales क्या होती है? Second-hand sales are excluded. They do not represent the current output. Sell used car to a friend.
जिस साल में वो कार बनी थी उस साल के जीडीपी में वो ऐड हो चुकी है. सो इस अगर आप उसको वो 2 दफा 3 दफा या इवन 6 दफा उस कार को बेचेंगे, दैट इनकम दैट अमाउंट इज नॉट गोइंग टू ऐड इनटू द वैल्यू ऑफ द जीडीपी. हाँ, अगर आप उसके अंदर मजीद वैल्यू एडिशन करते हैं या आप वैल्यू एडिशन की जाती है, जैसे कि आपके कार डीलर आपको सर्विसेज दे रहा है, या जिस एजेंट के थ्रू आपने गाड़ी खरीदी है उसको आपने कुछ पेमेंट किया है, देन दैट पार्ट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, वो जीडीपी में ऐड होगी. या अगर आपने गाड़ी पर मजीद काम कराया है, दैट विल बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू एडिशन. लेकिन गाड़ी की कीमत या घर की कीमत या मोबाइल की कीमत जिस साल वो बना है उस साल के जीडीपी में ऐड हो चुकी है. वो बार बार अगर सेल होता है तो उसकी वैल्यू को हम बार बार जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे. So, GDP. How we are going to measure the GDP? Now, GDP is such an important indicator कि हम इसको मेजर करने के लिए साइमल्टेनियसली 2 अप्रोचेस को यूज करते हैं, और साइमल्टेनियसली 2 अप्रोचेस आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर द जीडीपी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर हम इस जीडीपी को सिर्फ एक अप्रोच से मेजर करेंगे और अगर हमारे पास रिजल्ट ठीक नहीं आए तो हमारी सारी की सारी पॉलिसीज विल बी बेस्ड अपॉन दैट फॉल्टेड रिजल्ट. So our policies will be not in the favor of our economy. So that's why we simultaneously we are using 2 approaches. और उन दोनों approaches का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए, so that we can say that कि हमारे पास जीडीपी की हमारे पास कंफर्म वैल्यू आई है, और ये ऑथेंटिक वैल्यू होगी तो तभी दूसरे ममालिक या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ द आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या बाकी मुल्क जिनके साथ हमारी डीलिंग्स होती है वो हमारी इस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं. So there are 2 ways to look up at the GDP. Why 2 ways? Because there are 2 ways are actually the spending and the income. Actually, these 2 words are the basics of the income accounts in order to measure the GDP. That what do you mean by the spending? Spending क्या होती है? हर वो चीज जो आप खर्च करते हैं. And income क्या होती है? जो आप कमाते हैं. So spendings and the income, how they are related towards one another. For example, at the start of the semester, if you have paid the fee of the semester, that is your spending, that is your expenditure. और ये यूनिवर्सिटी की क्या बनते हैं? यूनिवर्सिटी की है इनकम. सो स्पेंडिंग एंड इनकम आर रिलेटेड. किसी की स्पेंडिंग होती है साइमल्टेनियसली वो किसी ना किसी की इनकम बन रही होती है. नाउ इफ द यूनिवर्सिटी हैज टू पे अस द वेजेस, तो यूनिवर्सिटी की है ये स्पेंडिंग और हम लोगों की क्या है? दैट इज द इनकम. सो बेसिकली देयर आर 2 अप्रोचेस व्हिच आर वर्किंग पैरेलल टू ईच अदर. One is the spending and on the other side one is the income. Whatever you spend, आप कुछ भी पैसा खर्च करते हैं वो किसी ना किसी की इनकम बनती है, और आप लोग जो कुछ अर्न करते हैं वो किसी ना किसी की स्पेंडिंग होती है. सो इन्हीं दोनों के साथ हम ये करेंगे कि हम अपने जीडीपी को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं. What is being spent on a product is the income to those who have helped to produce and sell it. आप जो कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट पे खर्च करेंगे ये उसकी इनकम बनती है जिन्होंने हेल्प आउट किया है इस चीज को बनाने में. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इसको सेल करने में. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड इज द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल अकाउंटिंग प्रोसेस. और ये आपकी यही बेस बनती है दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द लेवल ऑफ द जीडीपी. Now, income approach, in terms of the income approach, we have to measure how the different people, how all the Pakistan is going to earn the income. And in terms of the expenditure approach, we have to measure that how all the Pakistan is going to make the expenses. सो इनकम अप्रोच में हमने देखना है कि हम पूरे के पूरा पाकिस्तान कमाता कैसे है. एंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच हम ये देखेंगे कि सारे के सारे पाकिस्तानी मिलके अपना पैसा खर्च कैसे करते हैं. सो द इनकम अप्रोच in which we have to count the income derived from the production. अब हम अपनी इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं? हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं जिसके तरीके से हम कमा सकते हैं? इट कुड बी द वेजेस, इट कुड बी द रेंटल इनकम, इट कुड बी द इंटरेस्ट इनकम, और इट कुड बी द प्रॉफिट. ये कैसे होता है? आई एम गोइंग टू फर्दर एलाबोरेट इट इन द आफ्टरवर्ड स्लाइड्स. एंड द एक्सपेंडिचर अप्रोच काउंट्स फॉर द सम ऑफ द मनी स्पेंट बाइंग द फाइनल गुड्स, कि हम अपना पैसा खर्च कैसे करते हैं और जिस तरीके से हम खर्च करेंगे उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच. सो योर आंसर्स ऑफ योर इनकम अप्रोच मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ योर एक्सपेंडिचर अप्रोच. हाउ? लाइक दिस. सो how we are going to make our expenditures? In terms of the expenditures, we are going to divide our income. We have to divide our economy into the 4 parts. हम अपनी इकोनॉमी को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले होते हैं कंज्यूमर्स, फिर होता है आपका बिजनेसमैन,
तीसरे नंबर पे आती है आपकी गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे आते हैं फॉरेनर्स। कंज्यूमर्स जो खर्च करते हैं दैट इज टर्म्ड एज द कंजप्शन, बिजनेसमैन जो खर्च करते हैं दैट इज टर्म्ड एज द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो खर्च करती है दैट इज टर्म्ड एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, और फॉरेनर्स जो खर्च करते हैं दैट इज टर्म्ड एज द expenditure by the foreigners, and in some other terms that's termed as the net exports. So basically we are going to divide our economy into the four parts. One are the households, that is the consumers, other one are the businessmen, the third is the government, and fourth are the foreigners. So all the income which is being spent by these four sectors that represents the expenditures, और जब हम इन चारों को सम करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू हमारा जीडीपी का आंसर आता है। Now this is the income approach. Income approach क्या है, इनके हम लोग कमाते कैसे हैं। So whenever we have to earn, हमारे पास तीन रिसोर्सेज हैं जिन तरीके से हम कमा सकते हैं। There are only three resources at the hand of the Pakistan or at the hand of the any individual. मतलब पाकिस्तान की सतह पे भी और एक इंडिविजुअल की सतह पे भी हमारे पास सिर्फ तीन तरीके हैं जिस तरीके से we can earn. First is the labor, second one is the land, and third one is the capital. They are land, labor and capital. तीन तरीके हैं। लैंड से क्या मिलता है हमें, लैंड से मिलता है हमें रेंट। लेबर से क्या मिलता है, लेबर अगर तो कहीं पे जॉब कर रही है तो हमें मिलेंगे वेजेस, लेकिन अगर वो जो लेबर है अपना बिजनेस कर रही है तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। कैपिटल से हम कैसे कमा सकते हैं, हमारा अपना कैपिटल है, हमने खुद ही इन्वेस्ट किया है। इन टर्म्स ऑफ द, जब हमने इन्वेस्टमेंट का चैप्टर किया था तो वहां पे हमने कहा था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट को हमेशा हमने कहा था दैट इज द इंटरेस्ट रेट। बेशक हमारा अपना पैसा हो या हमने वो पैसा बैंक से लोन लिया हो, अगर हमारा अपना पैसा भी है तो जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल। कि अगर वो पैसा हम उस फैक्ट्री में लगाने की बजाय बैंक में रखते और बैंक से हमें जो इंटरेस्ट पे होता दैट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर हमने बैंक में रखा है तो एक्चुअली वो जो हमें वहां से इनकम जनरेट होगी दैट इज द इंटरेस्ट। सो लैंड से हमें क्या मिलेगा, लैंड से मिलेगा हमें रेंट। लेबर से हमें क्या मिलेगा, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो मिलेंगी वेजेस, अगर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, और कैपिटल से क्या मिलेगा, कैपिटल से हमें मिलेगा इंटरेस्ट। सो इस तरीके से क्या किया हमने, किया अर्न। एंड दिस इज अदर टर्म जो कि डिफरेंट है, जो कि हम अर्न नहीं कर रहे हैं, दैट इज द स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट। नाउ एज फार एज मतलब हमारे इकोनॉमी में या हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर हम किसी से उसकी इनकम पूछेंगे वो हमेशा अपनी इनकम कम बताएगा, और हम अगर किसी से उसके एक्सपेंडिचर्स पूछेंगे या तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल ठीक बताएगा या ओवर एस्टिमेट करके बताएगा। सो हमारी जो इनकम अप्रोच होती है, द आंसर ऑफ द इनकम अप्रोच इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच, एंड इन ऑर्डर टू मेक देम इक्वल we have to add this thing, that is the statistical adjustment. We have to make some adjustments, we have to make some idea कि लोगों ने अपनी इनकम को कितना अंडरस्टेट किया है, कितने लोगों ने अपनी आमदनी छुपाई है। हम उसका एक आइडिया लेते हैं और वो आइडिया हम स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट की शक्ल में अपनी इनकम अप्रोच में ऐड करते हैं, और तभी इन दोनों अप्रोचेस का आंसर्स becomes equal to that of the GDP. So basically we are using two approaches. They are basically two approaches, means on one side there is one thing is the consumption and on the other side is the income of some other person. So इस तरफ हम देखेंगे कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स कैसे करते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग कैसे एक्सपेंडिचर करते हैं, और इस तरफ हम ये देखेंगे कि हम हाउ वी आर गोइंग टू अर्न, एंड द आंसर्स ऑफ दीज टू अप्रोचेस मस्ट बी द सेम एंड दैट रिप्रेजेंट्स द जीडीपी. So in the next part we are going to discuss further that how these the approaches are further elaborated और हम इसको किस तरीके से calculate कर सकते हैं. So GDP is such an important indicator that simultaneously we are using two approaches in order to measure the GDP. One is the income approach and other one is the expenditure approach. Income and relationship between the income and the expenditure is the same. Whatever you are going to earn, it is the expenditure of someone, and whatever you are going to make some expenses, it becomes the income of some other person. आपकी इनकम किसी के एक्सपेंडिचर्स होते हैं और आपके एक्सपेंडिचर्स किसी की आमदनी बनती है, और यही हमारे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारी बेसिक आइडेंटिटी और फाउंडेशन को जनरेट करती है, that how can we evaluate the value of this GDP.